हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो अप्रैल 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इससे पहले हमने जितनी भी क्रोनोलॉजीज़ का एनालिसिस किया है, लगभग 2019 से हम जो है सारी क्रोनोलॉजीज़ जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं हर मंथ की। तो उन सभी के जो वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन जो बना हुआ है वहाँ पर आपको 2020, 2022, 2019 की जितनी भी क्रोनोलॉजीज़ हैं वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। अगर आपको इन मैगजीन्स की PDF चाहिए, यानी कि जो भी नए लोग हैं उनको अगर नहीं पता हो, तो हमारे इन जितने भी मैगजीन्स हैं उनके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IS वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हम जितने भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखिए कि जो ये मैगजीन है इससे रिलेटेड अगर आपको या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम मैगजीन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज जो हमारा फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। तो आपको पता है कि अभी जो है 4 राज्यों के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए थे, जैसे कि यूपी के अंदर, गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो उनका फोटो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको विल स्मिथ की फ़ोटो मिलेगी। अभी ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, तो विल स्मिथ को जो है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टिंग मेल के लिए मिला है। आगे हम इसको और डिटेल से कवर करने वाले हैं। फिर देखिए ये जो सुंदरी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इनका नाम है कैरोलिना, और ये जो है मिस वर्ल्ड 2022 बनी है। ये पोलैंड से हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज जो हमारा इसके अंदर है, तो ये फर्स्ट पेज जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर BBC वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन जो अवार्ड हैं, BBC इंडिया के द्वारा ये कुछ अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स वुमेन को। किसको? सिर्फ महिलाओं को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये BBC के द्वारा 2019 में इन अवार्ड्स को शुरू किया गया था। और 2019 में जब ये अवार्ड शुरू किए गए तो पहला BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2019 में जब ये अवार्ड शुरू हुए थे तो किसको मिला था? तो PV संधू जो है, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उनको जो है ये अवार्ड मिला था। उसके अलावा दूसरा अवार्ड जो है ये किसको मिला था? कोनेरू हम्पी को मिला था, जो कि एक शतरंज की खिलाड़ी रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में ही किसको दिया गया? तो धावक हैं PT उषा, उनको। और दूसरा जो प्रसिद्ध एथलीट का अवार्ड है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2019 में ये अवार्ड किसको मिला, लेकिन इस बार ये अवार्ड किसको दिए गए 2022 में, ये हमको देखना है। तो देखिए इस बार ये जो है, ऑफकोर्स 2019 में जब अवार्ड को स्टार्ट किया गया तो इस बार ये तीसरे अवार्ड हैं। तो ये तीसरे जो अवार्ड हैं इसमें जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भारोत्तोलक जो हैं, वेट लिफ्टर साइकोम मीराबाई चानू, उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए दूसरा अवार्ड है जिसको हम कहते हैं BBC राइजिंग इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, ठीक है, एक क्रिकेटर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड क्रिकेटर। तो ये जो है शेफाली वर्मा जो है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा देखिए कि इसके अंदर जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसमें दिया गया है। तो ये कौन है? तो ये जो है एक भारोत्तोलक है, यानी वेट लिफ्टर हैं, और ये जो है सिडनी ओलंपिक्स 2000 में, सिडनी ओलंपिक्स में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज अवार्ड जो है, ब्रॉन्ज पदक जो है वो देश के लिए हासिल किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई है। तो दो नाम आप ध्यान रखेंगे कि ये साइकोम मीराबाई चानू और कर्णम मल्लेश्वरी दोनों वेट लिफ्टर हैं। तो इनको तो जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, और शेफाली वर्मा इमर्जिंग प्लेयर है। सो अगर मैं आपको फोटोज़ के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं यह है BBC इमर्जिंग प्लेयर, इनका नाम है शेफाली वर्मा, और क्रिकेट से इनका संबंध है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक्स में सन 2000 के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज पदक हासिल किया था। तो इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये देख सकते हैं आप, ये है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में स्टार्ट किया गया था। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कोनेरू हम्पी, ये जो है शतरंज से रिलेटेड है, और तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। सो आई होप आपको ये जो अवार्ड है वो याद रहेंगे, दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अब चलते हैं हम मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, इसके अंदर आपको पूरी मैगजीन का बर्ड आई व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। पूरी मैगजीन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और डायरेक्टली देखिए, मेरी बात माने तो उसको अच्छे से ये रीड कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट देखिए जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के बारे में अब तो मेरे हिसाब से जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म ये है। इसके अंदर जो है 7 देश आते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो हमारा भारत है, ऊपर हमारा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये तो हमारे
4 देश तो यहीं से हो गए, उसके अलावा श्रीलंका है और 2 देश यहाँ के हैं जिसमें कि एक म्यांमार है और एक दूसरा क्या है, कौन सा है, थाईलैंड है। तो देखिए अभी इनकी जो है बैठक की गई थी, तो बैठक की मेज़बानी किसने की, श्रीलंका ने की। 1997 से ये बैठकें आयोजित होती जा रही हैं और इस बार जो है ये 5वां इसका समिट था। समिट यानी कि क्या होता है, जो शीर्ष नेता जब मिलते हैं तो उसको समिट बोलते हैं, ठीक है, शिखर वार्ता जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो समिट या शिखर वार्ता इस बार श्रीलंका के द्वारा जो है इसको आयोजित करवाया गया था। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई सार्क, क्योंकि सार्क के अंदर पाकिस्तान है जो कि भारत के लिए कई चीज़ों में जो है वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो क्या बिम्स्टेक जो है एक सार्क का ऑल्टरनेटिव है क्या, तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसको। तो 1997 के अंदर बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से और इस बार वाला जो है ये इसका कौन सा सम्मेलन है, तो ये इसका जो है 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन है और ये श्रीलंका ने इसकी मेजबानी की थी। अगर मैं आपको मैप के माध्यम से बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे देशों को। ऊपर नेपाल दिख रहा है आपको, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर आप देखेंगे तो म्यांमार आपको दिखेगा, फिर यहाँ पर थाईलैंड है, ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। तो ये सारे जो है ये 7 देश जो हैं वो बिम्स्टेक का हिस्सा है। इस बार इसमें मेजबानी किसने की, तो श्रीलंका ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम इसको जस्ट रीड आउट कर लेंगे। देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और उनको 2026 तक के लिए वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है। नाम क्या है उनका, तो अध्यक्ष का नाम है हेमंत बिस्वा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी जो फोर्स होती है या सैन्य जो हमारे बल हैं जिन्होंने शांति काल में या फिर वॉर के पीरियड में, ठीक है, युद्ध काल में या शांति काल में जिन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं दी हों अपनी, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये इस बार INS वलसुरा जो कि जामनगर गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर जो है इस अकेडमी को दिया गया है। तो ये अकेडमी जो है ये ट्रेनिंग देती है, उसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्या नाम है, INS वलसुरा को जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ आपको इमेज के अंदर दिख रहा होगा, ये है INS वलसुरा और इसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड दिया जा रहा है। फिर देखिए मैंने ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बता ही दिया आपको कि 94th ऑस्कर अवार्ड अभी जो है वितरित किए गए हैं और उसमें विल स्मिथ को अपनी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। फिर देखिए एक जो है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। अपतटीय, भारत के अंदर एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, अपतटीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफशोर, ठीक है, ऑफशोर एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है प्रस्थान। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रस्थान क्या है, हाल ही में चर्चित प्रस्थान क्या है, तो ये एक जो है ऑफशोर यानी कि अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है जो कि आयोजित किया गया था। फिर देखिए महात्मा गांधी की जो पोती हैं सुमित्रा गांधी, उन्होंने जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को जो है एक वेब पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया है और उसका नाम है मोदी स्टोरी। क्या नाम है, ModiStory.in। तो ये वेब पोर्टल जो है उन्होंने लॉन्च किया है। फिर देखिए अभी एक स्पोर्ट्स आयोजित किए गए थे जिसका नाम है स्विस ओपन। तो ये स्विस ओपन जो है थाईलैंड के खिलाड़ी को हरा करके हमारी भारत की PV सिंधु जो है उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो आपसे पूछ लेंगे कि स्विस ओपन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बैडमिंटन से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड नहीं है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं, ये आपके जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो है सैन्य अभ्यास किया गया है, नाम क्या है उसका, नाम है उसका बालिकतन, ठीक है, बालिकतन जो एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो किया गया है। तो किन 2 देशों के बीच में किया गया है, ये नाम ध्यान रखना है आपको। तो एक तो फिलीपींस है और दूसरा है हमारा अमेरिका। तो फिलीपींस और अमेरिका के बीच में जो है बालिकतन अभ्यास जो है वो किया गया है। तो यहाँ अगर आप इमेज में देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि फिलीपींस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक्सरसाइज बालिकतन सेरेमनी, तो ये आपको दिखेंगे। तो ये बालिकतन एक्सरसाइज जो है वो इन लोगों के बीच में की गई है। फिर देखिए यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा देश है ऐसा राज्य है जिसने जो है अपने जो विधानसभा है उसको पूरी तरीके से जो है पेपरलेस जो है वो कर दिया है, यानी कि राष्ट्रीय ई-विधान के तहत वो आ गया है। राष्ट्रीय ई-विधान का मतलब क्या है कि जो है पूरी तरीके से पेपरलेस तरीके से वहाँ पर कार्य हो रहा है। तो वो कौन सी विधानसभा है, तो उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड की विधानसभा है, वहाँ पर ये कार्य हो रहा है। फिर देखिए कि जल के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार है जिसका नाम है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है, तो ये है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूस्टर्स जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि रेड बुल के किस रेसर ने जो है अभी सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स जो है उसको जीता है। तो ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, मैक्स इनका नाम है, वर्स्ट्रापेन इनका नाम है। तो इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता है। फिर देखिए वर्ल्ड कंज्यूमर दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है 15 मार्च को हर बार मनाते हैं हम। इस बार की थीम क्या थी, तो थीम देखिए इस बार की थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। क्या थीम थी इसकी इस बार की, फेयर डिजिटल फाइनेंस। फिर देखिए टोगो के किस राजनयिक को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। तो कौन है भाई जिनको जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? उनका नाम है गिलबर्ट F. होंगपोंग। ठीक है, तो इनको ये अध्यक्ष बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको PIN यानी पर्सन इन न्यूज़ के हिसाब से याद कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के अंदर या फिर जो भी यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RS में पूछे जाते हैं, तो वहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर देखिए एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ल्यूपिन। उसने भारत की एक महिला मुक्केबाज है, उनको अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। तो उनका नाम क्या है उन ब्रांड एम्बेसडर का? तो वो है MC मैरी कॉम। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है ल्यूपिन, एक फार्मा कंपनी है और उन्होंने MC मैरी कॉम को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ल्यूपिन साइंस बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर शक्ति कैंपेन। ठीक है, तो ये फार्मा कंपनी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का भी आयोजन किया गया है, और ये कौन सा संस्करण है जिसका आयोजन किया गया था, इसको हम हालांकि आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अभी जो है 36 यानी 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस जो है उसको मनाया गया है। फिर देखिए कि एक ऐसा राज्य है जिसने कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो है वो लॉन्च किया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्वेरिस। और वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक ने भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो है उसको जारी किया है, और उसका नाम क्या है? एक्वेरियम उसका नाम है, उसको जो है इसने लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा देखिए कि इसमें पहली चीज़ तो ये होगी कि वाटर से रिलेटेड जो भी आपका डेटा है उसको वहाँ पर स्टोर किया जाएगा, और उसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएंगे, जिसमें 100 या कुछ लोगों को जो है उसमें जो है वाटर से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। फिर देखिए भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण हुआ है जिसका नाम क्या है? एक्सरसाइज दुस्तलक। तो अभी जो है इसका कौन सा संस्करण जो है मार्च 2022 में आयोजित करवाया गया था, तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो हालांकि इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सरसाइज दुस्तलक है वो किन के बीच में की जाती है, तो वो भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य जो है आयोजित कराई जाती है। और ये कहाँ पर अभी आयोजित की गई? तो यांगियारिक उज़्बेकिस्तान के अंदर इसको आयोजित करवाया गया है। फिर देखिए जो IT कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है, तो माइक्रोसॉफ्ट में ने अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। फिर देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने कलकत्ता के अंदर यानी कोलकाता के अंदर जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वहाँ पर एक गैलरी का उद्घाटन किया है। उस गैलरी का नाम है बिप्लोबी भारत गैलरी। तो ये बिप्लोबी भारत गैलरी क्या है कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए जो है ये एक तरीके से म्यूज़ियम या गैलरी है, उनके जितने भी कार्य हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। सो अगर आपको इस पिक्चर में मैं दिखाऊं तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो है वर्चुअल माध्यम से बिप्लोबी भारत गैलरी का जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्या है ना कि कुछ इमेजेस अगर हम देख लेते हैं तो वो भले याद आए ना आए, लेकिन वो इमेज जरूर से दिमाग में क्या क्लिक कर जाती है, तो इसलिए मैंने कुछ इमेजेस को इस बार जो है इंक्लूड किया है ताकि याद करने में आसानी रहे और मेमोरी अच्छी बने। फिर देखिए एक देश की राजधानी है वो थोड़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो देखिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है उसका अनावरण इस देश की राजधानी में किया गया है। तो ये राजधानी कौन सी है? इसका नाम है एंटानानेरिवो, और ये जो है मेडागास्कर की राजधानी है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये है आपका अफ्रीका, और अफ्रीका में ये आपको दिख रहा है मेडागास्कर, और मेडागास्कर की ये राजधानी है एंटानानेरिवो। ठीक है, तो थोड़ा नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे। ये तो लाइक केरला का तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है, मेडागास्कर का अनंतनानवीरवो, ये ऐसा ही जो भी है। तो हमारे एक टीचर थे साइंस के, उनको जो भी स्पेलिंग बहुत लंबी लगती थी या कुछ भी ऐसा होता था तो वो ऐसा करके जैसे कोई भी नाम लिख रहे हैं फिर ऐसे कर देते थे कि भाई मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, तो वही यहाँ पर हो गया, ये तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो ये राजधानी याद रखिएगा, मेडागास्कर की है अनंतनानवीरो। ये हमने पढ़ लिया एंटानानारिवो के बारे में। फिर देखिए वीडेम इंस्टीट्यूट जो है उसने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, जिसमें रिपोर्ट का नाम है ऑटोक्राइजेशन चेंजिंग नेचर के उदार लोकतंत्र सूचकांक में हमारे जो भारत देश है हमारे जो जितने भी देश हैं उनमें से किस देश को जो है वो फर्स्ट पोजीशन दी है। तो ये जो इंडेक्स है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इस रिपोर्ट को हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें अभी हम देख लेते हैं कि इसमें लोकतंत्र यानी उदार लोकतंत्र के रूप में जो है स्वीडन को जो है फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है
उसने हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो देखिए भारत को इसने 136वें स्थान पर जो है वो रखा है। फिर देखिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा किस सैन्य उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में जो है स्थापित किया गया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ईरान की ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसके द्वारा एक सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री उपग्रह है जिसको कि अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचाया गया, उसका नाम है नूर 2। नाम क्या है? नूर 2। अच्छा एक चीज़ है, देखिए आपने अगर पढ़ा हो तो एक तो होता है अंतरिक्ष का सैन्यकरण, ठीक है, मिलिटराइजेशन जिसको हम कहते हैं, और एक होता है अंतरिक्ष का वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? शस्त्रीकरण कहेंगे आई थिंक। दोनों में अंतर होता है। देखिए तो मिलिटराइजेशन का क्या मतलब होता है कि देखिए मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि उनको पहले से बताया जाए कि मौसम का क्या हाल है, आप जिस रेंज में जा रहे हैं वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए होती है सैटेलाइट के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं सैन्यकरण करना। स्पेस का यानी अंतरिक्ष का सैन्यकरण किया जा रहा है, उसका ये मतलब होता है। वेपनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि वेपनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब अंतरिक्ष से युद्ध करने की जो नीति तैयार करते हैं, अंतरिक्ष युद्ध के लिए जब हम तैयार करते हैं, स्पेस वॉरफेयर जब स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेपनाइजेशन। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। तो अभी देखिए ईरान ने जो है अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर 2, और ये जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा जो है वो अपनी पृथ्वी में 500 किलोमीटर की कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। फिर देखिए अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा मार्च 2022 में जारी की गई अप्रूवल रेटिंग में किस नेता ने शीर्ष स्थान जो है वो पाया है? तो अमेरिका की डेटा एनालिस्ट एजेंसी है, और कौन से लीडर अभी टॉप पे चल रहे हैं? तो वो नरेंद्र मोदी है। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए जो मार्च और अप्रैल 2022 को आयोजित किए जा रहे 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस देश ने भागीदार राष्ट्र के रूप में जो है वो भाग लिया है? तो हमारे यहाँ पर जो ये मेला लगने जा रहा है इसके अंदर भारत के साथ उज़्बेकिस्तान ने जो है अभी पार्टिसिपेट किया है। तो दुस्तालिक एक्सरसाइज उज़्बेकिस्तान के साथ करते हैं, और उज़्बेकिस्तान ने अभी जो है हमारे यहाँ पर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भी हमारा जो है भागीदार देश ये बना है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसको जो है IIT रुड़की में जो है वो स्थापित किया गया है। देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा IIT रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को जो है वो स्थापित किया गया? नाम उसका इंपॉर्टेंट है, परम गंगा, याद रखिएगा। फिर देखिए जो यूक्रेन है, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को चारधाम परियोजना समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये पूर्व न्यायाधीश का नाम है जस्टिस AK सीकरी, नाम याद रखिएगा। और कौन सी समिति है? चारधाम परियोजना समिति। फिर देखिए अभी जो बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, जो कि आई थिंक राजस्थान रॉयल्स में भी थे, तो ये महान स्पिनर थे, और इनको जो है समूही द्वीप थाईलैंड में इनका जो है अभी निधन हो गया है, और ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से। फिर देखिए देश के किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जो है वो उसकी स्वीकृति दी गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो WHO की जो हमारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसकी स्थापना जामनगर गुजरात के अंदर जो है वो की जाएगी। तो जामनगर भी 2 बार चर्चा में आ गया। INS जो हमने वलसुरा पढ़ा था वो भी जामनगर गुजरात में है, और ये जो WHO का GCDM है ये भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, तो चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल खबरों के अंदर वो आपके पर्यावरण से संबंधित है और वायु की गुणवत्ता से रिलेटेड है। तो देखिए स्विट्ज़रलैंड इमेजिन कीजिए, यूरोप में जाइए, स्विट्ज़रलैंड को इमेजिन कीजिए। तो स्विट्ज़रलैंड की एक तकनीकी कंपनी है, उसका नाम है IQAR। तो IQAR ने जो है अपने विभिन्न जो विश्व के विभिन्न देश हैं उनमें कई सारे शहर हैं, उनका एक डेटा एकत्रित किया और उन्होंने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह जो है वो कहाँ की है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण उन्होंने 2.5 PM 2.5 जो होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, उसके आधार पर उन्होंने जो है ये रैंकिंग दी है, और उन्होंने उसमें कहा है कि बांग्लादेश जो है ना रहने लायक ही नहीं है। तो बांग्लादेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ देखिए 93 शहरों को इन्होंने शामिल किया है, 93 जो देश हैं उसके अंदर जो है 6475 जो शहर हैं उनको जो है शामिल किया गया है, और उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर है। यहाँ पर सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 जो है सबसे ज़्यादा है। अगर भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है, लेकिन भारत ने टॉप भी किया है किस मामले में? तो भारत की जो सिटी है दिल्ली, वो कैपिटल में सबसे ज़्यादा यानी राजधानी के मामले में दिल्ली जो है टॉप पर है PM 2.5 की सांद्रता के मामले में। तो ये जो है किसका है? तो अब हम इसको पूरा देख लेते हैं। तो IQAR जो है ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, और किसके द्वारा? स्विट्ज़रलैंड के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है।
और इसके अलावा जो है अगर आप इसमें देखना चाहें तो ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ बताया वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको याद रख लेंगे तो ये काम जो है वो चल जाएगा। फिर देखते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ये क्या है तो इसको देख लेते हैं। ग्लोबल हाउस प्राइस Q42021 इंडेक्स जो है ये आपके नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है वो निकाला जाता है और इसके अंदर जो है तुर्की ने जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए इंडेक्स के नाम से ही, हालांकि सीधे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार हम लिखा है तो रीड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है हाउसेस की जो प्राइसेस होती हैं कि सबसे ज़्यादा हाउस प्राइस कहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है तो उसमें रैंकिंग दी गई है। तो उस रैंकिंग के हिसाब से टर्की जो है वो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर आया है। भारत का कहीं पर भी इसमें नाम नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए। ढाका बना विश्व का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें होती है ना उसमें कई जो खबरें होती है वो मैं बता देती हूँ कौन सी खबर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती है वो पर्यावरण से रिलेटेड आती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फिर जितने भी इंडेक्स होते हैं उससे रिलेटेड, या फिर किसी लीडर ने जो अगर कोई पॉपुलर लीडर है, फोर्ब्स पत्रिका वगैरह, ऐसी खबरें जो है वो हमको अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पर्यावरण से संबंधित तीसरी खबर है कि ढाका का जो है यूएनईपी आप जानते ही हैं, नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने जो है आपको, मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको यूएनईपी जानना चाहिए, क्योंकि जब आप आरएस प्रीलिम्स या यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे तो आपको वहाँ पर जो है पर्यावरण को अलग से पढ़ना है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, और वहाँ पर आपको यूएनईपी संस्था के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो यूएनईपी ने जो है अपनी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। तो इसकी जो रिपोर्ट है 2022 की, उसके तहत इसने जो है रैंकिंग दी है और उसने कहा है कि जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है। कितना है भाई, 100 डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण को काउंट करते हैं तो 119 डेसिबल जो है वो यहाँ पर जो है वो ध्वनि प्रदूषण है। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत का जो मुरादाबाद शहर है वो सेकंड नंबर पे जो है यहाँ पर सेकंड रैंक जो है इसको मिली है। तो यहाँ पर भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है चीन के विदेश मंत्री जो है उन्होंने भारत की यात्रा की है और वही सीमा विवाद और जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उन सबको लेकर के दोनों देशों के बीच में जो है वो चर्चा की गई है तनावपूर्ण संबंधों के ऊपर। और ये इसके बारे में हालांकि और कुछ नहीं है, तो बेसिक सी खबर है, इसको छोड़ देते हैं। फिर जो नेक्स्ट खबर है, और हालांकि अगर आपने देखा हो तो अभी जो है यूएसए के जो आई थिंक डेप्यूटी जो सेक्रेटरी जो थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो भी यहाँ पर जो आए थे। तो वो भारतीय मूल के हैं, दिलीप करके उनका नाम है, और उन्होंने काफ़ी जो है तंज कसा था यहाँ पर कि भाई रशिया के साथ में अगर भारत संबंध बनाता है तो सेकंड सेक्शंस जो है वो भाई रशिया पे तो सेंक्शन यूएसए लगा ही चुका है, तो सेकंड सेक्शन के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। फिर भारत के जो हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है उनसे बात भी नहीं की थी, मतलब उनसे मुलाकात नहीं की थी, और फिर एक ही उन्होंने जो है जो पुराने हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कहा था कि भाई जो ये है डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है, डिप्लोमेसी की ऐसी भाषा नहीं होती है कि आप सैंक्शंस के लिए तैयार रहें, इस तरीके की ये कोवर्जन की भाषा है। खैर देखिए अब आगे जो होता है, लेकिन भारत का रशिया के साथ हालांकि अभी जो है तेल को लेकर के जो है वो व्यापार करने का पूरा इरादा है, क्योंकि तेल जो है अभी वॉर क्राइसिस के चलते रशिया जो है वो सस्ते में दे रहा है। तो खैर ये है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको आप काट सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं बताया गया है। फिर देखिए हथियारों के लिए आयात निर्यात पर रिपोर्ट आती है, एक बहुत फेमस रिपोर्ट है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, उसका नाम है सीप्री की रिपोर्ट। किसकी? सीप्री की। फुल फॉर्म क्या है? सीप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी एक रिपोर्ट आती है और ये बताता है कि भाई किसने कितने हथियार खरीदे, कहाँ से खरीदे, और कितना आर्म्स ट्रेड जो है वो किया जाता है। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए हम सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो कहाँ से खरीदते हैं और सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है, उन देशों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2017 से 2021 में 5 बड़े सबसे हथियार निर्यातक देश जो है वो कौन से हैं, निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और जर्मनी है। अमेरिका की हथियार निर्यात में हिस्सेदारी 39% है, रूस की हिस्सेदारी 19%, यानी कि सबसे ज़्यादा देखिए हथियार निर्यात कौन करता है, तो अमेरिका करता है। तो देखिए वर्ष 2017 से 2021 के दौरान भारत 23वां सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसकी वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 0.2% जो है वो थी, यानी हम तो बहुत पीछे हैं भाई, 23rd नंबर पे हम आ रहे हैं निर्यात करने में, तो अपना तो कोई नाम निशान है भी नहीं, 0.2% है, हम तो आयात करते हैं, हमें तो चाहिए, हम देंगे कि हमें तो चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो देखिए हथियारों के आयात के संदर्भ में 5 बड़े जो, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जहाँ मैन्युफैक्चर जो चीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारे यहाँ पर होती तो हम भी जो है निर्यात कर सकते थे, लेकिन हम ही फिलहाल जो है आयात करते हैं। हथियारों के आयात के संदर्भ में 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश जो है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे भारत है, सऊदी अरेबिया है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चाइना है। इनके कुल वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी लगभग 38% है। तो सबसे ज़्यादा आयातक कौन कौन से, देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे भारत का ही है, फिर सऊदी अरेबिया का है, तो नाम ध्यान रखें।
फिर देखिए जो शीर्ष हथियार आयातक होने के बावजूद भारत हथियार का आयात 21% तक जो है वो गिर गया है। हम शीर्ष आयातक हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर 21% आयात जो है वो गिर गया है। फिर देखिए वर्ष 2012 से 2016 और 2017 से 2021 की अवधि के दौरान रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हम हथियार कहाँ से लेते हैं, तो रशिया से हम सबसे ज़्यादा हथियार लेते हैं। फ़ायदा क्या है कि हम रशिया से हथियार तो लेते ही हैं, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि फिर रशिया हथियार के साथ में क्या देता है, टेक्नोलॉजी भी देता है, तो इसलिए हम जो है रशिया को प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है, अमेरिका का भारत को हथियार निर्यातक के रूप में तीसरा स्थान है, यानी कि थर्ड जो हम सबसे ज़्यादा हथियार लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो जो है हम कहाँ से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सीपरी के बारे में। सीपरी के बाद हम जो थर्ड न्यूज़ है उस पर चलते हैं। तो भारत ने श्रीलंका को दी $1 अरब की मदद। आप जानते हैं कि जो है वहाँ पर ऋण संकट जो है वो उससे जूझ रहा है श्रीलंका। सो यहाँ देखिए कि जो है भारत ने जो है वो श्रीलंका से, तो वहाँ पर जो है देखिए एक तो चीन से कर्जे को लेकर के, और दूसरा जो है कीमतें जो है वहाँ पर बढ़ गई है, और खान पान के जो सामान है उसमें भारी कमी जो है वो देखी गई है, महंगाई देखी गई है। इसको लेकर के वहाँ पर जो है फिर भारत ने जो है वो ऋण उपलब्ध जो है वो $1 अरब का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भारत और जापान शिखर वार्ता को ऊपर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत और जापान के बीच में जो शिखर वार्ता है जो संपन्न हुई है, तो जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है किशिदा फुमियो। वो जो है अभी हमारे यहाँ पर भारत के अंदर जो है एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए आए थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है भारत की उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य 14th भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेना था, जो जापान के प्रधानमंत्री किशिदो फुमियो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस के अंदर जो है वो संपन्न हुई। फिर देखिए इसके अंदर जो है द्विपक्षीय राजनयिक संबंध जो है उनकी स्थापना के जो 70 वर्ष हैं उसको जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जापान और भारत के मध्य जो है जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, उसके 70 ईयर्स जो है वो पूरे हुए हैं। उसके अलावा क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, सो देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है चीन के बढ़ते प्रभाव के ऊपर चर्चा की। उसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को, उसका इन्होंने भी स्वागत किया है और इसको अटेंड किया है। और इन्होंने कहा है कि ये जो है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसके लिए जो है सहयोग जो है उसको बढ़ाएगा। फिर ये जो इसमें समझौते किए गए हैं तो वो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस अवसर पर जापान ने वर्ष 2014 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के तहत भारत में 5 खरब जापानी येन अर्थात जो है 3.2 लाख करोड़ के निवेश पर सहमति प्रकट की है, और यह निवेश आगामी 5 वर्षों में क्रमिक रूप से जो है वो किया जाएगा। और क्या क्या तथ्य है तो देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक शिखर वार्ता जो है 2018 के अंदर आयोजित की गई थी टोक्यो के अंदर। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री है और उनके तत्कालीन जापानी समकक्ष शिंजो आबे हैं उनके बीच जो मुलाकात है वो गुवाहाटी में प्रस्तावित थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई थी। 2021 और 2020 के अंदर कोविड के कारण ये नहीं हो पाई थी, और भारत और जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 1 टीम 1 प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये कुछ भारत और जापान से रिलेशंस को लेकर के है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं, वो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो देखिए विश्व प्रसन्नता यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा जो है जारी की गई है। इसमें सबसे खुशहाल प्रसन्न देश जो है वो है फिनलैंड। तो इसके अंदर जो देखिए कई सारे जो इनके पैमाने हैं, जिसमें सूचकांक में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार, ऐसी जो कारक हैं उनको देख करके जो है वो रैंकिंग दी जाती है। अगर यहाँ पर बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये जो देश हैं इनको इसमें टॉप रैंकिंग है। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भारत की स्थिति जो है 146 देशों में 136वें स्थान पर जो है वो भारत को रखा गया है, ठीक है, तो हम तो लास्ट से हैं। फिर देखिए नवीनतम जारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 3 अंकों का सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में जो है 139वें स्थान पर था और अभी 136वें स्थान पर जो है वो भारत को रखा गया है। चाइना की बात करें तो चाइना 72 स्थान पर, नेपाल जो है वो 84, बांग्लादेश 94 स्थान पर जो है वो रहा है। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में था। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर हम चलते हैं। ये हुरून ने जो है अमीरों की सूची जारी की है। तो ये हुरून क्या है, तो हुरून ग्लोबल रिच जो है एक सूची होती है जो कि हुरून के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो रिचेस्ट लोग हैं उनके बारे में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए जो शीर्ष स्थान है वो एलन मस्क जो है उनको दिया गया है, स्पेस एक्स के जो संस्थापक है, तो इनको जो है इसके अंदर शीर्ष स्थान दिया गया है।
उसके अलावा जेफ बेजोस का नाम जो है वो सेकंड नंबर पे है, फिर बर्नार्ड अर्नाल्ड, फिर बिल गेट्स, फिर वॉरेन बफे, इस तरीके से लोग जो हैं वो हैं। और हमारे भारत के मुकेश अंबानी जो है वो 9th पोजीशन के अंदर इसके ऊपर हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें कि नायका की जो संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर, उनको बायोकॉन की किरण मजूमदार को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने जो है भारत की सबसे सफल स्वनिर्मित महिला जो है वो बन गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत के जो 6 यूनिकॉर्न संस्थापक हैं उनने 2022 के संस्करण में अपना स्थान जो है वो बनाया है। 6 यूनिकॉर्न्स जो है उन्होंने भी इसमें अपना स्थान बनाया है। तो पिछली बार जो हमने मैगजीन कवर की थी उसमें मैंने जो आर्थिक परिदृश्य था उसमें मैंने आपको बताया था यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो किसको कहा जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूनिकॉर्न जो है वो किसे कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए, भारत और ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर समिट जो है वो आयोजन की गई है। वर्चुअल बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में की गई है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वेड जो समूह है उसके भी सदस्य हैं। यहाँ पर जो इनकी जो बैठक है दूसरी बैठक है। इससे पहले ये 2020 में भी वर्चुअल बैठक कर चुके हैं और इसके अंदर यही है कि भाई जो है सामरिक निर्णय लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन और संप्रभु कोष के बीच जो है वो सहयोग बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार के कोई विशेष ऐसे एग्जाम में आने लायक जैसी चीज़ें कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलिए कि जलवायु परिवर्तन पर IPCC की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें क्या बात कही गई है वो देखते हैं। तो रिपोर्ट दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन हमारे रहन सहन और एक स्वस्थ पृथ्वी के वजूद के लिए एक गंभीर व लगातार बढ़ता खतरा है। और रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित यानी एंथ्रोपोजेनिक जलवायु परिवर्तन से प्रकृति में खतरनाक और व्यापक बाधाएं उत्पन्न हुई है। अरबों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है और चेतावनी दी गई है कि जलवायु के लगातार बिगड़ते हालात से दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर जोखिम जो है वो बढ़ रहा है। सूखे के हालात जो है उसमें पैदा हो सकते हैं। चावल का उत्पादन 10 से 30% तक जो है वो इसमें जो है वो रहा है और मक्के का उत्पादन 25 से 30%, 70% तक जो है वो घट सकता है। तो ये कुछ रिपोर्ट की बातें हैं। आपसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे लेकिन इनडायरेक्टली आपको लिखने में कहीं इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर देखिए फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है उसको देख लेते हैं। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ये हमने पीछे भी जो फर्स्ट पेज था उसमें पढ़ी थी। विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नज़र रखने के लिए एक अमेरिका की NGO है। क्या है? अमेरिका का एक NGO है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस और वो रिपोर्ट एक निकालता है। तो विश्व के जितने भी देश है उसमें स्वतंत्रता की स्थिति क्या है उसको आंकलन इस रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है और इस रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। कितनी फ्रीडम जो है हमारे विश्व के अंदर है और पूरा नाम क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। ठीक है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अंदर कहा है कि विगत एक वर्ष में 60 देशों के अंदर जो है फ्रीडम्स जो दी जाती है उसमें गिरावट आई है। हालांकि इतना कौन याद रखता है, लेकिन आगे देखते हैं। भारत के स्टेटस को जो है फ्री से घटाकर आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्टली फ्री वाले स्टेटस के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। तो ये हमारे लिए काम की खबर थी, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो 195 जो टोटल देशों के अंदर ये फ्रीडम को कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर फ्री श्रेणी के अंदर 83 देश है, 56 देश जो है पार्टली फ्री और जो नॉट फ्री की श्रेणी में 56 देश हैं। तो हम जो है पार्टली फ्री यानी कि आंशिक रूप से जो मुक्त देश है उस श्रेणी में इसने हमको रखा है। और भारत को कुल 100 में से 66 का स्कोर प्रदान किया गया है, जिसमें राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के लिए 33 का स्कोर जो है वो दिया गया है। तो ये जो है इसके अंदर है। फिर अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए और जो है पार्टली फ्री के अंदर कौन से देश आते हैं? जैसे चाइना है, म्यांमार है, ये सारे भी जो हैं तीनों ही मुक्त नहीं हैं। ये देश जो हैं तीनों ही मुक्त देश जो है वो नहीं है। चाइना, म्यांमार और अफगानिस्तान का स्कोर काफ़ी ख़राब है। तो ये आप समझ तो गए होंगे कि जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि ये जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड कि भाई विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पर स्वतंत्रता अधिक है कम है, उसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट निकाली गई है। और इसको किसके द्वारा निकाला जाता है? फ्रीडम हाउस के द्वारा। और ये किसकी कंपनी NGO है? ये एक NGO है अमेरिका की। तो इसमें भारत को क्या स्थान है? तो भारत को पहले तो इन्होंने कहा था कि भारत एक स्वतंत्र देश है, वहाँ पर जो है स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है लोगों को, लेकिन अब जो है पार्टली फ्री के अंदर इसको जो है वो डाला गया है, इस श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है। फिर एक और रिपोर्ट है डेमोक्रेसी के ऊपर ही यानी लोकतंत्र के ऊपर एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट। इसको जारी किया है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी VDEM इंस्टीट्यूट। VDEM यानी कि वैरायटी, ये DEM होगा है ना, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। वी गया भाई VDEM यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक रिपोर्ट है और इसको जारी किया है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन की एक संस्था है उसके द्वारा। अब ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि देखिए जो है 15 देशों में लोकतंत्रीकरण की एक नई लहर देखी जा रही है, जबकि 32 देश जो है वो तानाशाही के अधीन है।
तो वीडेन के उदार लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें लोकतंत्र के चुनावी और उदार दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। लोकतंत्र का निम्नतम स्तर जो है वो 0 होता है और सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर है ये कि सबसे कम लोकतंत्र होगा तो उसको 0 स्कोर देंगे और सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उसको 1 जो है वो स्कोर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ देखें तो इस आधार पर देशों को 4 शासन के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, जैसे कि उदार है, चुनावी लोकतंत्र है, कहीं पर चुनावी तानाशाही है, समृद्ध तानाशाही है। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण देशों का किया गया है। तो अगर हम देखें तो LDI के आधार पर जो है सबसे अच्छे देश अच्छे स्कोर के साथ में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे आते हैं। और भारत का स्थान यहाँ पर कौन सा है तो देखते हैं। भारत को विश्व के उन देशों में शामिल किया गया है जहां निरंकुश राजसत्ता का शासन है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका कोई लोकतंत्र के ऊपर अगर आप कुछ लिखे तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि भाई ऐसी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है निरंकुश राज्य सत्ता के शासन के अंदर रखा गया है और भारत को सूची में शामिल किया गया है जिसमें ई सल्वाडोर, तुर्की और हंगरी जैसे देश जो है वो शामिल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है फिर देखिए वसुधा रिपोर्ट में भारत को एक चुनावी तानाशाही यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में शामिल 179 देशों की सूची में बहुत ही कम यानी कि 0.36 स्कोर के साथ 93वां स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये जो है स्थिति काफ़ी जो है सोचने लायक है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो कैसी है। निरंकुश राज्य सत्ता बताया है इसने, तो ठीक है, निरंकुश राज्य सत्ता इसने जो है वो घोषित कर दिया है भारत को। फिर देखिए जो इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल की स्थापना की गई है। कहाँ पर ये स्थापना की गई है तो मैंने आपको बताया था एंटानानारिवो जो राजधानी है मेडागास्कर की, वहाँ पर महात्मा गांधी जी के नाम पर जो है महात्मा गांधी ट्रायंगल जो है वो बनाया गया है। आप जानते हैं कि हम जो है आज़ादी के अमृत वर्ष के अंदर है यानी कि 75वें वर्ष जो है वो पूर्ण किए हैं और एक अमृत काल भी चलेगा जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। तो अभी तो अमृत वर्ष पूर्ण जो है वो किया जा रहा है। तो उसके अंदर जो है वहाँ जो हमारे डिप्लोमेट है जिनका नाम है राजदूत जो है अभय कुमार, उन्होंने जो है गांधी पर डाक टिकट भी मेडागास्कर के अंदर जारी करवाया है और वहाँ पर जो है इसको जो है 150वीं जयंती जो है वो मनाए जाने पर इसको बनाया गया है। और वहाँ पर जो एक ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया है वहाँ पर हरे शब्द में जो है वो पट्टिका जो भी अनावरण किया गया है वो ग्रीन उसके अंदर है। तो ये संदेश देती है पर्यावरण को बचाने का। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए तो देखिए AN-225 मरिया ये क्या है तो ये जो है यूक्रेन का एंटोनोव 225 जो है ये जिसको हम AN-225 कह रहे हैं मरिया विश्व का सबसे बड़े विमान था जिसे रूस के सैनिकों ने कीव के पास एक हवाई क्षेत्र में जो है फरवरी 2022 में नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर देखिए कि इस्लामोफोबिया से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया क्या है कि जो गलत व्याख्या की जाती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 15 मार्च को इस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है उसके रूप में इसको घोषित किया है और इसकी मंजूरी दे दी है। तो 15 मार्च को अब क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। किसने इसकी घोषणा की है तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है इसकी घोषणा की है। तो अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो 193 सदस्य हैं ये तो सभी को पता है। अब देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है इसकी ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के द्वारा इसको जो है वो प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो इस्लामोफोबिया में यही है कि जो इस्लाम में गलत व्याख्या की जाती है इस्लाम के और उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको लेकर के जो है जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। और इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC जो कि ये जो इस्लामिक देश है उनका एक संगठन है उसके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया है। उसमें पाकिस्तान के द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया गया है। और फिर जो न्यूज़ है और देख लेते हैं क्या क्या खबरें हैं। भारत और नीदरलैंड जो है वो ये अब नीदरलैंड कहाँ पर है ये आप मैप में खुद देखिएगा, खुद से इसको देखिएगा। तो देखिए भारत और नीदरलैंड दोनों देश के बीच राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक जो संबंध है उसकी 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। अभी पीछे हमने देखा कि जापान के साथ में भी जो है हम हमारे जो संबंध है उसकी जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है यहाँ पर जो है नीदरलैंड के साथ में भी जो है हमारे संबंधों को जो है काफ़ी समय हुआ है, 70 साल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही है। उसके अलावा देखिए कि जो है तो वहाँ पर जो है नीदरलैंड के साथ में जो संबंध है उसके 75वीं वर्षगांठ है और जापान के साथ में जो संबंध है उनकी 70वीं वर्षगांठ जो है वो कंप्लीट की गई है। तो यहाँ पर जो है इस अवसर पर चिन्हित करने के लिए जो है एक संयुक्त लोगो जो है वो तैयार किया गया है जिसमें कि पुष्प यानी कि कमल और ट्यूलिप को एक चक्र के अंदर दर्शाया गया है। ट्यूलिप जो है नीदरलैंड का संदर्भ देता है और कमल जो है भारत का देता है, उसको एक मैप लोगो के अंदर जो है वो दर्शाया गया है। फिर देखिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के
जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को की ट्रैकिंग करने के लिए, इसका नाम है FATF। कई बार हम पढ़ चुके हैं इसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने जो है पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय वापस से लिया है। इसकी जो इस साल की मीटिंग है, इसने वापस से कहा है कि इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं कर देते हैं? तो देखिए, किसी भी देश को जब आप पूरी तरीके से सैंक्शन लगा देंगे या ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तो आप जानते हैं सीरिया, ईरान, इन लोगों पे बहुत सारे सैंक्शंस हैं। तो आप देखते हैं कि इन देशों की हालत कितनी ख़राब हो सकती है। तो अगर कोई कहता है ना कि अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको घर से एकदम बाहर निकाल देंगे या कुछ भी उसको संसाधन नहीं देंगे, तो उससे उसकी स्थिति और वर्स्ट जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए ग्रे लिस्ट के अंदर जो है इसको रखा गया है, ताकि जो है ये और जो है इसको थोड़ी फंडिंग तो है कहीं ना कहीं से मिलती रहे, ताकि ये जो इसका सर्कुलेशन चलता रहे। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन सहायता में $1.4 बिलियन की मंजूरी जो है वो दी है। तो यूक्रेन की सहायता के लिए IMF ने जो है उसने भी जो है यहाँ पर $1.4 बिलियन की मंजूरी जो है वो दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे, यहीं तक इसको रखेंगे। फिर राष्ट्रीय परिदृश्य को हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा और पूरे वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए 60 पेजों की मैगजीन है, कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है अब आप खुद से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो काफ़ी रिसर्च करके इसके अंदर जो है वो मैं इंक्लूड करती हूँ। तो आप इसको ज़रूर से देखें, तो आपको जो है पूरा लाभ इसके अंदर मिलेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे लिखें या फिर इंस्टाग्राम पे लिखें या फिर कमेंट सेक्शन में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे और जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।